हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर से एक बार मैं देखो आपको सारी चीजें रिवाइज करके बताता हूं और अप्रोक्सीमेटली जितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स में उसको हम लोग मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसने डिस्कवर किया? विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लाकर ने। एनोड रेज आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल was discovered by using Goldstein। एनोड रेज किस तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड रेज किधर जाएगा? एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने डिस्कवर किया। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका चार्ज और मास आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स एंड मास इज द 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके बाद प्रोटॉन, इसको डिस्कवर किया यूजिन गोल्डस्टिन ने, जिसका मास 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम और 27 kg और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने, और न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विथ mass of 1.676 into 10⁻⁻7 kg and -24 ग्राम। इट इज द हैवीएस्ट वन, हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है ये। ठीक है। उसके बाद बात किया हम लोगों ने अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो पॉजिट्रॉन एंडरसन ने डिस्कवर किया। इसके बाद एंटी प्रोटॉन सेगर ने डिस्कवर किया। न्यूट्रिनो को पॉलिंग ने डिस्कवर किया। इसके बाद बारी आई आपके मिसॉन्स की, युकावा ने डिस्कवर किया। मिसॉन्स आर द इंटस्टेनियस पार्टिकल्स, इंटस्टेनियस पार्टिकल्स जो कि जब समय होता है तभी जनरेट होते हैं। ठीक है। तो इट इज अबाउट द लिस्ट ऑफ अदर पार्टिकल्स। ओके। उसके बाद हमने बात किया थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ने क्या कहा? द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, रेड पार्ट इज लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड द एम्प्टेड सीड are like electrons। एम्प्टेड सीड कैसे है? जैसे इलेक्ट्रॉन। एंड इट इज अ spherical shape of radius of 10⁻⁻10 meter। Then we are talking about the Rutherford's nuclear experiment was performed by the bombardment of alpha particle on gold sheet। गोल्ड शीट पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है। When alpha particle is bombarded on gold sheet, then mostly particle shoot right through the foil because of lot of empty space inside the atom। When alpha particle is scattered, the scattering of alpha particles due to the positive charge, alpha particles are bounced back due to the entire mass of the atom is concentrated in the center। When alpha particles strike to the solid mass, then it will be turned back। okay। और न्यूक्लियस के अंदर 99.97% मास प्रेजेंट रहता है एटम का। 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻⁻14 टू 10⁻15 मीटर इसका रेडियस। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला 4/3 πr³। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम विच इज मास बाय 4/3 πr³। ओके। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था और अप्रोक्सीमेट मुझे ऐसा लगता है इट इज रिवाइज्ड इन 3 minutes and 25 seconds। 3 मिनट और 25 सेकंड में इसको हमने रिवाइज कर लिया है। तो दिस इज योर वे टू रिवाइज द सिलेबस। ये आपके सिलेबस को रिवाइज करने का वे है। जब भी आपने केमिस्ट्री की कॉपी उठाया तो जहां से जहां तक हुआ उसको रिवाइज कर दिया। तो अप्रोक्सीमेटली पूरा चैप्टर जब हो जाएगा तो 8 से 10 मिनट में रिवाइज होगा। एंड वन डे यू आर एबल टू रिवाइज होल केमिस्ट्री इन 2 to 3 hours। 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटा लगेगा आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री रिवाइज हो जाने में। ठीक है। अभी आपको मैंने करके दिखाया 3 मिनट। ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूं कि जो संभव ही नहीं है, मैं आपको खुद से करके दिखा रहा हूं ये चीजें। ठीक है। तो दिस इज द वे टू रिवाइज द सिलेबस। ये आपके सिलेबस को रिवाइज करने का वे। और जब आपको सभी फंडामेंटल्स चीजें पता होगी तो कोई अगर ऐसी टिपिकल चीज भी आ गई जिसको मैंने नहीं भी बताया है या आपने खुद भी उसको नहीं पढ़ा है तो भी आप उसको कर लोगे। ठीक है। जब आपको पता होता है कि इस रास्ते पर कैसे जाना है तो आगे अगर कोई टिपिकल चीज भी आएगी तो हम उसको क्रॉस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके कमांडोस, आगे कंटिन्यू करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल पर हम लोग काम कर रहे थे। यहां पर मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, उसका वॉल्यूम निकालने का बता दिया, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने इन सब चीजों पर बात कर लिया। अब आगे बात करते हैं। तो अब अगले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बात करेंगे। तो एक बात जो रदरफोर्ड मॉडल से निकल कर आई थी वो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस
में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर का जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। दिस वाज फर्स्ट टाइम कंफर्म्ड बाय द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब आगे के टॉपिक पर हमको बात करना है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे वो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे क्योंकि अब इन छोटी छोटी चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z, was discovered by Moseley, was discovered by Moseley। किसने ऑब्जर्व किया इसको पहली बार? मोस्ले ने। इसीलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इट इज based on atomic number. So many corrections are itself when the periodic table is shifted from atomic mass to atomic number. ठीक है, तो मोस्ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी एक लाइन ध्यान रखनी बस। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present, it is number of protons present in the nucleus of atom, number of protons present in the nucleus of atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत टफ इंग्लिश है जो हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि काफी चीजें हिंदी में आपके लिए बोलूं। जो हिंदी वाले बच्चे हमारे हैं ना, ठीक है, तो उनको ध्यान रखना है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आपको बताना भी है मुझे कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही, तो मैं और कोशिश करूंगा ना। तो इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन रहते हैं वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, हालांकि किसी न्यूट्रल एटम के अंदर, इट मींस जब एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं लगा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एटम पे चार्ज लगेगा तब आप उसको ऐसा नहीं कह सकते हो, है ना, तब वो वेरिएट, आपको ऐसा लगेगा वेरिएट कर रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर वेरिएट नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे मैंने कहा सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक, तो जब तक अभी अगर मैं इसके अंदर देखूं तो 11 प्रोटॉन है इसके पास और 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां पे तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन कंफ्यूजन इसमें कब होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम प्लस, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम प्लस, तो आपके दिमाग में बात आ सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, तो एटॉमिक नंबर 10 हो सकता है, बट इट इज नॉट 10, इट इज 11। ओके, इसलिए एक ही लाइन याद रखना है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज इट क्रिएट्स द कंफ्यूजन। ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम प्लस इज ऑल्सो 11। ओके, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन से रिलेट, किसी भी स्पीसीज का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन से रिलेट नहीं करता है। लेकिन न्यूट्रल एटम के अंदर जब भी उस पर चार्ज नहीं है तो वहां पे हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको एक ही पॉइंट इसमें बताया। तो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया मोस्ले ने, और number of protons present in the nucleus of the atom is called atomic number। अब बात करते हैं हम atomic mass के बारे में। atomic mass or atomic weight, sum of number of protons and neutrons, sum of number of protons and neutrons, sum of number of protons and neutrons। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा। सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग, परमाणु भार या
परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब क्या है, फिर से न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ओके, ये बात क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिविजुअल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैलकुलेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सभी चीजें हमको पता है पहले से, बहुत सिंपल टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, और इसको रिवाइज करते हुए हम लोग आगे जब आएंगे बोर्ड्स मॉडल और उससे आगे जब पहुंचेंगे तब हमको बहुत सारी नई चीजें भी पढ़ने को मिलेगी इस यूनिट के अंदर, है ना। अभी तो बिल्कुल इनिशियल 9th क्लास के जैसा ही लगभग आ रही है चीजें, है ना। अब बात करते हैं हम अबाउट एटॉमिक मास की बात हो गई। अब बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के कैलकुलेशन के बारे में। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एलिमेंट। तो देखो, किसी भी एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एलिमेंट इज डिनोटेड लाइक एक्स, एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका जो एटॉमिक नंबर है इट इज डिनोटेड बाय जेड, एटॉमिक नंबर को हम कैसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को कैसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। और एटॉमिक मास या मास नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, मास नंबर। तो मास नंबर को कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। बात क्लियर, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना है, इन न्यूट्रल एटम, जब एटम पर चार्ज नहीं लगा है, इट इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब एटम पर नहीं है, ठीक है, इन न्यूट्रल एटम जेड इट मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे हम अबाउट न्यूट्रॉन्स, तो फॉर्मूला इज ए माइनस जेड, ए माइनस जेड मतलब एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस पे जरा हम एक क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, इस पे छोटी सी एक बात करेंगे तो जिससे ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। अब देखिए, जैसे हमने कहा क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1735, तो क्लोरीन का एक आइसोटॉप यूज किया हमने, उसका चार्ज नंबर कितना है 17 और मास नंबर कितना है 35, 1735। ओके, तो फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करना है। तो Z कितना, एटॉमिक नंबर इज व्हाट 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17, इलेक्ट्रॉन इज 17 और न्यूट्रॉन कितने 35 माइनस 17, तो कितने आ जाएंगे 18 न्यूट्रॉन्स आर देयर। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया 18 न्यूट्रॉन्स आर देयर। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हो गए 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 18। ठीक, बात क्लियर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए माइनस जेड। ठीक, तो ये बात हुआ जब कोई चार्ज एटम पर नहीं है, तब वो नेचुरल है, तब की बात हो गई। अब मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन आया इन केस ऑफ कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होंगे। तो व्हाट इज द कैल्शियम 2+, तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का अब आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, है ना, हम लोग याद करेंगे। तो कैल्शियम 2040, ये नेचुरल कैल्शियम है 2040। ठीक, तो Z कितना है 20 और वो वेरिएबल नहीं है। ठीक, तो Z इज 20, तो प्रोटॉन्स आर 20, प्रोटॉन तो 20 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो गया +2 चार्जेस देयर, इट मींस
2 इलेक्ट्रॉन्स इज आउट, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया? 18, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर व्हाट? एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 20। यहां पर न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? 20 रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 20। ओके, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द इंडिविजुअल एटम। ये इंडिविजुअल एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल मास के बारे में। हाउ टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल मास, फ्रैक्शनल मास और आइसोटॉपिक मास, आइसोटॉपिक मास, फ्रैक्शनल मास और आइसोटॉपिक मास, फ्रैक्शनल मास और आइसोटॉपिक मास। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल मास एंड आइसोटॉपिक मास? कई बार आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ एलिमेंट के जो मासेस हैं वो फ्रैक्शन में रहते हैं, फ्रैक्शन में रहते हैं मतलब लाइक 1.008, 35.5, है ना, 39.9। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्रैक्शन में नहीं है तो मासेस फ्रैक्शन में कहां से आए? इसका मतलब यह है कि इट इज कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड, है ना, इसको किसी और मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल मास। और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स मिलते हैं और एटमॉस्फेयर में उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो ऑकरेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में उनका जो ऑकरेंस है, उसके बेस पर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ masses of different elements and its ratio in the atmosphere। उनका एटमॉस्फेयर में क्या रेशो है उस बेस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग इसके लिए रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो लिखिए, इन द नेचर, तो आइसोटॉपिक मास या फ्रैक्शनल मास कैसे निकालते हैं उस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उनमें से भी एक दो क्वेश्चन मेरे पास एग्जांपल में है, तो हम लोग उन एग्जांपल्स पर भी बात करेंगे। तो पहला, इन नेचर टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन इज देयर, that is क्लोरीन 1735। अब आपको ये देखना है 1735 एंड क्लोरीन 1737। अभी आप इतना ध्यान रखें, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स, एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि इस टॉपिक के बाद हम लोग इसी टॉपिक पर आने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्पीसीज। तो आइसोटॉप्स का मतलब है जैसे क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, इन रेशो ऑफ, उनका अनुपात कितना है? इट्स रेशो इज 3:1 और इनका रेशो है 3:1। फाइंड फ्रैक्शनल मास ऑफ क्लोरीन, फाइंड फ्रैक्शनल मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के फ्रैक्शनल मास को कैलकुलेट करना है, फाइंड द फ्रैक्शनल मास ऑफ क्लोरीन। ओके, तो देखिए, पहला 31, 35, उसका रेशो कितना है? 3। दूसरा 37, इट्स रेशो इज 1। अब ऑपोजिट रहता भी रह सकता है ना, कभी कभी ऐसा करेंगे 37 को पहले लिख देंगे 1:3 कर देंगे रेशो को, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फ्रैक्शनल मास इज कैलकुलेटेड बाय मास नंबर इनटू रेशो, मास नंबर इनटू रेशो बाय टोटल रेशियो। ये दोनों एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए एप्लीकेबल है। जैसे पहला क्लोरीन 1735, तो 35 वाले का रेशो कितना है? 3 प्लस 37 वाले का रेशो कितना है? 1 बाय टोटल रेशो कितना है? 3 + 1। टोटल रेशो इज 3 + 1। ठीक है, तो 35 × 3, तो 35 ×
3, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 35 इंटू 3 आ जाएगा 105 प्लस 37 तो कितना आ गया 142/4 तो 4 का टेबल पढ़ लीजिए 4 3 12 तो कितना रिमेनिंग आया 2, ठीक है 4 5 20 तो नाउ 2 is again remaining तो 4 5 20 35.5 is the answer तो 35.5 is the fractional mass of chlorine or isotopic mass of chlorine so this is a way to solve the questions based on fractional mass okay तो अब अगले एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे एक मैंने आपको भाई मेथड सिखा दिया कैसे करना है तो जो भी एलिमेंट दिए हैं उनके जो फ्रैक्शनल मासेस दिए हैं और जो उनका आइसोटोपिक रेशियो दिया है उससे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है और फाइनली जितना टोटल रेशियो या टोटल परसेंटेज गिवन है उससे उसको डिवाइड कर देना है एंड दैट इज मैक्सिमम 100 जो कि मैक्सिमम 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स दिए है ना आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज 1714 नाइट्रोजन 714 एंड नाइट्रोजन 715 दो आइसोटोप है नाइट्रोजन के 714 और 715 इन अ रेशियो ऑफ 272:1 और इसका जो रेशो है वो अब यहाँ पे देखिए चाहिए अच्छा रेशो की वैल्यू ठीक है तो 272:1 अब चाहिए क्या फ्रैक्शनल मास तो फ्रैक्शनल मास ऑफ नाइट्रोजन फ्रैक्शनल मास इज टू बी कैलकुलेटेड तो रेशो दिया हुआ है तो कितना 14 इंटू 272 प्लस 15 इंटू 1 बाय टोटल रेशो कितना आ जाएगा टोटल रेशो की जो वैल्यू है परसेंटेज में रहता तो 100 से ज़्यादा नहीं होता ना लेकिन अभी रेशो दिया हुआ है तो 272 प्लस 1 तो 273 हो गया इट मीन्स इट इज 273 ठीक है तो इट इज अबाउट द रेशो है ना तो अभी क्या काम करना है 14:272 14 इंटू 272 तो यह आ जाएगा 3808 प्लस 15/273 तो आ गया 3808 प्लस 15 तो 15 इसमें प्लस करोगे तो 3823 आ जाएगा 3823 डिवाइडेड बाय 273 तो 273 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 14.003 आ जाएगा 14.003 ओके तो दिस इज द फ्रैक्शनल मास ऑफ नाइट्रोजन दिस इज फ्रैक्शनल मास ऑफ नाइट्रोजन ओके एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस एक दो और करते हैं इस पे तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखिए जहां पर भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आता है उस पर हमको कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है उसको उस पे कंसंट्रेशन बढ़ा के रखना है उस पे ज्यादा कंसंट्रेशन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोटॉपिक कंपोजिशन ऑफ isotopic composition of iron 54 iron 56 and iron 57 तो तीन आयरन के टाइप आपको दिए 54, 56 एंड 57 आयरन 54, 55 एंड 57 आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ आयरन 54, 56 एंड 57 are in composition of 5%, 90% and
again 5%, 5%, 90% and 5%. Find fractional mass of iron, fractional mass of iron, find fractional mass of iron. तो आयरन का फ्रैक्शनल मास हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड द फ्रैक्शनल मास ऑफ आयरन. ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस, अब देखते चलो. पहला कितना था 54, तो 54 का रेशो कितना 5. ओके, आप उसको पॉइंटर में भी ले सकते थे, उन दोनों को अगर उसको 9 कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी, है ना. 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5, 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, और टोटल को 100 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 100, एंड नाउ यू विल गेट योर आंसर 55.95. कितना आंसर आ जाएगा 55.95 इज द आंसर, 55.95 इज द आंसर दिस टाइम. तो इस बार आंसर कितना आ गया 55.95. ओके, $55.95 इज द आंसर. ओके, तो परसेंटेज में था, ऐसा भी कर सकते हैं 5/100 इंटू 54, 90 सेकंड था तो 90/100 इंटू 56 प्लस 5 इंटू 57, 5 इंटू 57/100, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और एग्जांपल इसका करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सब पे हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है. अगली बात करते हैं, एक और क्वेश्चन जो कि CBSE PMT नीट में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का. एन एलिमेंट X हैज फॉलोइंग आइसोटॉपिक कंपोजिशन. एन एलिमेंट X हैज following isotopic composition, isotopic composition. कोई एलिमेंट है X, उसका आइसोटॉपिक कंपोजिशन हमको दिया है X 200, X 200 और X 200 का जो परसेंटेज है वो है 90%. X 200 is the 90%. X 199 is 8%, और X third one is X 202. X 202 is X 202 is how much? X 202 is 2%. तो फाइंड आउट द आंसर. तो अब क्या हो जाएगा, देखिए फ्रैक्शनल मास ऑफ X चाहिए, फ्रैक्शनल मास ऑफ X. हाउ टू कैलकुलेट, पहला 200, तो 200 इंटू 90, 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, 202 इंटू 2 बाय टोटल परसेंटेज इज 100, तो डिवाइडेड बाय द 100. तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये रास्ता है जहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 199.96 and it is considered to be 200. तो अप्रोक्सीमेट हम उसको 200 कंसीडर कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल मास. ये वो क्वेश्चन है जिससे हम फ्रैक्शनल मास को कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब बात करते हैं आगे, फिर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अब बात करना है हमको. तो ऐसा एक हेडिंग लिख दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्पीसीज. किन किन स्पीसीज के बारे में हमें बात करना है, उस टॉपिक पे आते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्पीसीज. तो नंबर 1, पहला आइसोटॉप्स. पहले बात करेंगे हम लोग आइसोटॉप्स के बारे में. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स मतलब क्या? सेम
atomic number, species with same atomic number, same atomic number and different atomic mass, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और जिनके मास नंबर डिफरेंट है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। उनको हम कहते हैं समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है, उसे हम कहते हैं समस्थानिक, हिंदी में इसको कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, अब एक बात और, इन आइसोटॉप्स और आइसोटॉप्स के अंदर, इन आइसोटॉप्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम, number of electrons and protons are same। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, सभी का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो सब में प्रोटॉन कितने होंगे 1 और सब में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1, है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर भी सेम होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो दिस इज आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड टाइट्रियम। इसमें से टाइट्रियम द रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, टाइट्रियम कैसा है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। टाइट्रियम इज द रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, टाइट्रियम कैसा है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। इट मींस इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद टाइट्रियम। सेकंड एग्जांपल, यूरेनियम 92-235 एंड यूरेनियम 92-238। तो यूरेनियम के दो इंपॉर्टेंट आइसोटॉप है 92-235 और 92-238, जिसमें नेचर के अंदर अगर देखा जाए तो 99.3% के आसपास यूरेनियम 92-238 है और ओनली 0.07 और 0.06% इज द यूरेनियम 235 इज देयर। ठीक, तो यूरेनियम 235 का जो यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम 235 इज यूज्ड टू मेक एटॉमिक बम। यूरेनियम 235 का यूज एटॉमिक बम बनाने के लिए किया जाता है एंड ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं भी नोट कर लीजिए, पैनल पे लिख लीजिए या ब्लॉक पॉइंट में डाल दीजिए। यूरेनियम 92-235 इज यूज्ड टू मेक एटॉमिक बम एंड ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं आइसोटॉप्स का, कार्बन 612 एंड कार्बन 614। तो कार्बन 612 और कार्बन 614, तो इसमें से कार्बन 614 इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कार्बन 614 जो है दिस इज द रेडियो एक्टिव कार्बन, ये है रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन। व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन 614? कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। कार्बन डेटिंग, कार्बन तिथि निर्धारण बोलते हैं इसको हिंदी में, कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। रेडियो एक्टिव है, कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स, कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स, और फॉसिल्स की एज कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स, कार्बन 14, तो कार्बन 14 का यूज है फॉसिल्स की एज कैलकुलेट करने के लिए एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, और इस टेक्निक को कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, जिसको विलार्ड लिबी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग was discovered by Willard Libby,
विलार्ड लिबी नाम के साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की टेक्निक डिस्कवर की थी, जिससे हम फॉसिल्स की एज का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फॉसिल्स फॉसिल्स को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म, जिससे जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इट इज द पॉइंट्स अबाउट आइसोटॉप्स। ये हमने कुछ आइसोटॉप्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देखा। अब बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार तो व्हाट आर द आइसोबार्स? आइसोबार क्या होते हैं? सेम एटॉमिक वेट, सेम एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर डिफर कर रहे हो और एटॉमिक मास कैसे होंगे? सेम होंगे। सेम एटॉमिक मास तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आसानी से ध्यान रख सकते हैं। सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे हमने कहा आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, अप्रॉक्सीमेट कैल्शियम 2040, तो बोथ आर आइसोबार्स। ये दोनों किसके एग्जांपल हो जाएंगे? आइसोबार के एग्जांपल होंगे। ठीक है, आइसोबार्स। ठीक है, तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स। अभी हमने बात किया कार्बन 614, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, तो नाइट्रोजन 714 एंड कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714 इज ऑल्सो आइसोबार, तो ये भी आइसोबार के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर सेम होंगे और जिनके एटॉमिक नंबर डिफर करेंगे वो होंगे आइसोबार। सब एग्जांपल से कुछ भी बनाए जा सकते हैं ना। मेन बात है हमको क्लियरली क्रिस्टल क्लियर चीजें पता होनी चाहिए। आइसोबार को हिंदी में कहते हैं समभारी, तो जिनका परमाणु भार समान होगा वो समभारी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन इन हिंदी इट इज कॉल्ड समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। तो अब हिंदी में तो एकदम ही क्लियर है। आइसोटोन, same number of neutrons, species in which number of neutrons are same number of neutrons, ऐसे different species जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द फर्स्ट एंड सिंपल एग्जांपल इज टाइट्रियम एंड हीलियम। पहली बात करते हैं हम लोग टाइट्रियम और हीलियम। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? एटॉमिक वेट minus atomic number. So how many neutron is here? 2 and here is also 2. ठीक है, तो जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है उसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स। सिलिकॉन 1430, सिलिकॉन 1430 एंड फास्फोरस 1531। सिलिकॉन 1430 एंड फास्फोरस 1531। ओके, सल्फर 1632। तो सब में देख लो जरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक कर लेते। 1430 तो कितने आ गए? 16 इज देयर, अगेन 16 इज देयर और 32 इज द 16। तो बोथ ऑल ऑफ देम आर आइसोटोन्स। सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर के ये आइसोटॉप्स आपस में आइसोटोन्स हैं। तो हमको मेन बात क्या ध्यान रखना है? वो स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम है वो होते हैं आइसोटोन्स। ओके, तो आइसोटॉप्स हो गए, सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स हो गया, सेम एटॉमिक वेट और सेम मास नंबर। इसके बाद बात आई आइसोटोन्स की, तो जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, इट इज आइसोटोन्स। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? नाम से ही क्लियर है बिल्कुल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीशीज
जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, द पेयर NH3 एंड BH3, द पेयर NH3 एंड BH3 is isoelectronic with the pair NH3 and BH3 is isoelectronic with। तो पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। NH3 एंड BH3 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ B2H6 और आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ B2H6 C2H4 and the last option is CO2। तो NH3 के पास कुल नाइट्रोजन 7 है ना, और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल मिला करके 7 + 3 तो 10 इलेक्ट्रॉन इज देयर। ओके, BH3 बोरॉन के पास टोटल 5, 3 फ्रॉम हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो क्वेश्चन कैसे बनाया, सेम नंबर ऑफ अब इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो NH3 और BH3 तो इटसेल्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। द पेयर NH3 एंड BH3 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो दोनों के मिला करके अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर की बात की थी तो दोनों के मिलाकर कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन के पास टोटल 5 है ना, और 3 उसने हाइड्रोजन से लिए, तो 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब B2H6, चलो बोरॉन के पास 5, तो 5 और 5 10 और 6 16, तो ये तो नहीं होगा, ए इज द नॉट करेक्ट आंसर। अब बी की बात करते हैं, कार्बन के पास 6 12 और 6 18, 12 और 6 18, तो C2H6 इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द पेयर ऑफ बोथ, दोनों के मिला करके 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 and 6 12 and 4 16 and in CO2 22 इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो आंसर इज C2H6। तो NH3 और BH3 कंप्लीट पेयर का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, C2H6 है, ठीक है। तो C2H6 इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ पेयर NH3 एंड BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। ओके, अब थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे ज्यादा वेट नहीं पड़े। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा ग्रुप, इसमें से कौन सा स्पीसीज कार्बन डाइऑक्साइड का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑप्शंस देखते हैं, NO2 N2O CO और O3, ये ऑप्शंस है, मान लीजिए दीज आर द ऑप्शंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो CO2 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर्स, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन इज देयर, तो 6 + 8 + 8, हाउ मेनी, 22 इलेक्ट्रॉन्स इन द CO2। टोटल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 22। तो नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन 22 इन द गिवन स्पीसीज, इन द गिवन ऑप्शंस। ओके, नाउ NO2 7, 8 और 8 16 और 7 23, N2O 7 14 14 and 8 22, तो B is the correct answer this time। तो isoelectronic of CO2 is N2O, N2O is the isoelectronic of CO2। तो क्या ध्यान रखना है, वो सभी दुनिया के स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Al3 प्लस, Al3 प्लस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Al3 प्लस, A is the Na plus, B is the Mg2 plus, C is the neon Ni, and D is the oil. So what happens in case of aluminium? 13 electron is there. Aluminium में कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 13. aluminium में कुल इलेक्ट्रॉन कितने? 13. +3 चार्ज लगाया तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जब +3 चार्ज लगाया तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया. सोडियम में कितने? 11. 1 प्लस आया तो 10. मैग्नीशियम में 12. 2 plus is 10. Neon is itself 10. It means the correct answer is all of these. तो ये सभी स्पीसीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ. ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीख गए आप, तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं. 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, है ना. आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद आइसोस्टेयर, और आइसोस्टेयर को हिंदी में कहते हैं समविन्यासी. आइसोस्टेयर्स. तो आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों चीजें सिमिलर होनी चाहिए. नंबर ऑफ एटम्स इन विच number of atoms and number of electrons are same. ऐसे स्पीसीज जिनमें एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर सिमिलर होता है, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब भी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, लाइक N2O एंड CO2. N2O और CO2, इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको पता है, दोनों में कितने? 22. एटम्स कितने? फर्स्ट में भी 3 और सेकंड में भी 3. तो जिसमें एटम्स का टोटल नंबर और इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर सेम होगा, ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? दिस स्पीसीज इज नोन एज आइसोस्टेयर. ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं आइसोस्टेयर्स. ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आइसोडायफरस. तो नेक्स्ट स्पीसीज इज आइसोडायफरस. थोड़ा सा टफ है ये, तो थोड़ा सा ध्यान भी देंगे. आइसोडायफरस, हिंदी में भी आइसोडायफरस ही लिखते हैं इसको ना, आइसोडायफरस. एटम्स हैविंग द सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कैसे. पहले आपको क्या करना है, जो भी एटम दिया हुआ है पहले उसमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, फिर प्रोटॉन का नंबर निकालना है, फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डिफरेंस करना है, मतलब उसको माइनस करना है. न्यूट्रॉन के नंबर में से प्रोटॉन के नंबर को माइनस करना है, न्यूट्रॉन के नंबर में से प्रोटॉन के नंबर को माइनस करना है. और अगर 2 स्पीसीज ऐसे हों जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस नंबर, मतलब अंतर करने के बाद सेम आ रहा हो, तो उसको हम कहेंगे आइसोडायफरस. मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं. यूरेनियम 92-235, तो न्यूट्रॉन का नंबर 235 माइनस 92, तो न्यूट्रॉन इज 143, प्रोटॉन इज 92. तो जब माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 51. 3 में से 2 1 और 14 51. ओके, द सेकंड स्पीसीज इज द थोरियम 9231. तो नाउ द न्यूट्रॉन्स आर 231 minus 90. 231 minus 90 is 141. Protons are 90. तो अगेन द डिफरेंस नंबर इज 51. तो 2 स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस नंबर, मतलब न्यूट्रॉन के नंबर में से प्रोटॉन के नंबर को माइनस किया जाए, तो यहाँ पे कितना बचा? 51. इन दिस स्पीसीज
This digit is also 51. तो these are known as isodiaphoreous. ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? आइसोडायफरस कहते हैं. ओके, तो दिस इज द आइसोडायफरस. इस स्पीसीज को हम कहते हैं आइसोडायफरस. ओके, अभी बात करेंगे हम अगले एक और पॉइंट पर, और दैट पॉइंट इज आइसोमॉर्फ. आइसोमॉर्फ दैट पॉइंट इज आइसोमॉर्फ. हिंदी में बोलते हैं इसको समआकृतिक. आइसोमॉर्फ. सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिनकी क्रिस्टली संरचना समान होती है. सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. जैसे एक एग्जांपल हम लोग हमेशा ऐसा, आपने अगर कभी सुना होगा तो ऐसा बोलते हैं, एलम्स आर आइसोमॉर्फ. एलम्स आर आइसोमॉर्फ. और एलम को हिंदी में बोलते हैं फिटकरी. तो सभी फिटकरियां समआकृतिक होती हैं. ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फ. तो हाउ टू से दैट ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फ, है ना? देखो, जैसे एक कॉमन एलम की हम बात कर रहे हैं, K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24 water. In all alums it contain 24 water molecules. जब भी आप एलम का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल एडेड रहेगा. ओके, तो एलम्स आर आइसोमॉर्फ. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम. अब यहां से आप पोटाश एलम का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो ना. अब अगर मैंने कहा सेकेंड एलम, क्रोम एलम की बात करूं अगर मैं, तो K2SO4 Cr2SO4 whole thrice again dot 24 water. So this is the formula of chrome alum. This is the formula of chrome alum. Okay, again what is the similarity between both? Having 24 water molecules. तो दोनों स्पीसीज में 24 water molecules present है. It is the similarity. Okay, तो now what is isomorph? Same crystalline structure. और ये प्रैक्टिकली देखने वाली बात हो गई. तो जिनके पास ऐसे दो क्रिस्टल्स, ऐसे दो कंपाउंड जिनके पास वाटर मॉलिक्यूल का नंबर सेम रहेगा, उसको हम आइसोमॉर्फ कह सकते हैं. एक बात, एक और तरीका मैं आपको बताता हूं. सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू आयोनिक स्पीसीज. सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे हमने कहा F-, तो फ्लोरीन के पास कितने? 9. F- का तो कितने हो गए? 10. F- का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2-8. O-2. O2-2. ओके, तो नाउ ऑक्सीजन हैविंग 8 electrons and O-2 having 2-8. Again 10 electron. तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो दिस इज ऑल्सो isomorph. Okay, so now commando, in the next lecture we are going to start the defects of Faraday's model and the application, Bohr's model and its application. Okay, thank you.